हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम का ग्रेड सेकंड। अभी जो आपके डीजेएस का एग्ज़ाम है 16 तारीख को, उसमें भी इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है यूजफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा जो है आपके 18 से 20 तारीख के बीच में एम्स दिल्ली का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों में जो है काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रहेगा इस एग्ज़ाम को सॉल्यूशन करने का, एग्ज़ाम पेपर को। तो सभी जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले और जो ये बेल आइकन जो दिख रही है, ठीक है, इसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। क्वेश्चन विद आंसर के साथ में, आंसर की के साथ में, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग का। तो अपन रीजनिंग जो है बाद में दिखा देंगे आपको, सीधा जो है सब्जेक्ट की तरफ लेकर के चलते, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है अपने, ठीक है। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीजीएस में, और 60 के हिसाब से जो है अपन 70% जो है आपका ट्रेड का पूछा जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जो है बहुत ही कम पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, सीधा सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और जनरल साइंस के क्वेश्चन है, अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, नेफेलोमीटर प्रकाश के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दे रखा है अवशोषण, बी में दे रखा है प्रकीर्ण, तीसरे में दे रखा है संचरण, 4 में दे रखा है विकिरण। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है प्रकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, किसी देश की वार्षिक औसत वर्षा सांद्रता एक आंकड़ा है जो कि अवधि के औसतन से निकाला जाता है। तो ए में दे रखा है 10 वर्ष, बी में दे रखा है यहाँ पर 15 वर्ष, सी में दे रखा है 35 वर्ष और 4 में दे रखा है आपके 100 वर्ष। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है यहाँ पर 35 वर्ष। जो ग्रीन में दे रखा है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पानी का वास्तविक रंग पर मापा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में दे रखा है प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, बी में दे रखा है सिलिका स्केल, और 3 में दे रखा है निकल स्केल, और 4th में दे रखा है कॉपर स्केल। तो इसमें आपका राइट आंसर इन्होंने माना है प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका यहाँ पर, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है अपनी किताब में से आया हुआ हैजिट क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, ठीक है। बी 2 में दे रखा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और नाइट्रेट, 3 में दे रखा है घुलित कार्बन डाइऑक्साइड, 4 में दे रखा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो इन्होंने इसका राइट आंसर माना है, कौन सा माना है? ऑप्शंस 1 कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। दोस्तों स्थायी कठोरता जो है वो होती है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से स्थायी कठोरता, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से जो है आपकी स्थायी कठोरता होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये जैसे कि यहाँ पर इन्होंने देखा है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो इससे जो है आपकी स्थायी कठोरता होती है जल की, ठीक है। ये ध्यान में रखना स्पेशल। दोनों में से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वे जीवाणु जो चौकोर या गोल सिरे वाले सीधी छड़ जैसी आकृति में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। वे जीवाणु जो चौकोर होते हैं, ठीक है, चौकोर भी होते हैं, या गोल सिरे वाली सीधी छड़ जैसी आकृति में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर दे रखा है, एक में कोकस, बी में दे रखा है स्टेप्टोकोकस, और सी में दे रखा है बेसिलस, और 4th में दे रखा है विब्रो, ठीक है। विब्रो इसका जो है इन्होंने राइट आंसर माना है 3rd बेसिलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बोरहोल शौचालय पहली बार
द्वारा शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अपने किताब से हैजिट क्वेश्चन है। रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, रैपिड सेंट फिल्टर में एयर बाइंडिंग किसके कारण होती है? ए ऑप्शन में दे रखा है अत्यधिक ऋणात्मक दाब, बी में दे रखा है मिट्टी के गोले के निर्माण, 3 में दे रखा है उच्च आर्द्रता और 4 में दे रखा है निम्न तापमान। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अत्यधिक ऋणात्मक दाब। दोस्तों ये भी अपनी किताब से हैजिट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, घर में प्रयुक्त पानी के नल को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन से स्लूइस टैप, दूसरे में दे रखा है स्टॉप कॉक, 3 में दे रखा है बीप कॉक और 4th में दे रखा है आपका यहाँ पेरूले, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना किताब में भी नहीं है। पानी में प्रयुक्त घर में प्रयुक्त पानी के नल को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वापस से रिपीट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं चाहिए आप लोगों को। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बीप कॉक। मतलब घर में जो प्रयुक्त पानी के नल को जो है उसको कहते हैं अपन बीप कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, यदि पानी का पीएच है तो उसमें विसंक्रमण के लिए क्लोरीन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। जैसे कि पानी का पीएच जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा 7 है, ठीक है, 7 है, तो उसमें जो है आपको विसंक्रमण करने के लिए जो है क्लोरीन की सर्वाधिक मात्रा उपयुक्त होएगी, ठीक है। ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है एक तरीके से, जिसकी पानी का पीएच 7 उससे अधिक या कम है तो अम्ल या क्षार क्या कहलाता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपके आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्लोरीन मांग की गणना के लिए प्रयुक्त परीक्षण कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने किताब से हाइजिट उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शंस 1 में दे रखा है हॉरेक्स परीक्षण या हॉरेक्स टेस्ट, 2 में दे रखा है न्यूट्रल रेड परीक्षण, 3 में दे रखा है ओटी परीक्षण और 4th में देखा OTA ऑर्थोटोलाइन टेस्ट। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। क्लोरीन मांग की गणना के लिए प्रयुक्त परीक्षण कौन सा है? द टेस्ट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड। तो इसमें आपका किया जाएगा, जैसे ही क्लोरीन का नाम आ जाए समझ जाना आप हॉरेक टेस्ट या परीक्षण, ठीक है। ये राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दर्जा किस वर्ष दिया गया? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस थोड़ा अलग और डिफरेंट टाइप का है। ये एक तरीके से मतलब कह सकते हैं अपन करंट अफेयर्स के हिसाब से भी, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने माना है 2011, ये आपको किताब नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसके बीच जो कि एक संक्रमण है का उदाहरण है, ठीक है। इसके बीच कहते हैं ना कि इसके बीच, इसको तो इसके बीच डिजीज हो गई, इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन में देगा जल जनित रोग, दूसरा में देगा जल धावित मतलब वाटर वास्ड डिजीज, और तीसरा है एयरबॉर्न डिजीज वायु जनित रोग, और 4th में रहेगा वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग तो हो नहीं सकता इसके बीच, ठीक है। जल जनित रोग भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच जो है ना एक तरीके से मतलब बॉडी के अंदर जो है ना खुजली टाइप की होती है इसके बीच में, ठीक है। रेड रेसेस हो जाते हैं मतलब एलर्जी टाइप में। तो ये है जल धावित रोग, ठीक है, वाटर वास्ड डिजीज। इसका राइट आंसर माना है इन्होंने जल धावित रोग। थोड़ा सा हिंदी में जो है शायद अलग अर्थ हो सकता है, इस वजह से अटपटा सा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्वच्छता कूप स्तर की न्यूनतम गहराई कितनी होती है? ये अपनी किताब का हैजिट क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो स्वच्छता कूप की जो है मिनिमम डेप्थ फॉर द लाइनिंग ऑफ
ए सैनिटरी वेल इज, तो इसका राइट आंसर है 20 फीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी के अनुसार पर्स क्षेत्रफल की तुलना में खिड़की क्षेत्रफल का समानुपात कितना होना चाहिए। ए ऑप्शंस में दे रखा है पहले में 1/4, दूसरे में दे रखा है 1/3, तीसरे में दे रखा है 1/2 और लास्ट 4 में दे रखा है 1/5। तो एनवायरमेंटल क्वेश्चन का एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी के अनुसार पर्स क्षेत्रफल की तुलना में खिड़की क्षेत्रफल का समानुपात कितना होना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर माना इन्होंने 1/5। कितना माना? 1/5। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मतलब किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान में रखना आप। 6। ठीक है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को जो है 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, डॉप्सन यूनिट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। डॉप्सन। ठीक है। विकिरण पहले में दे रखा है विकिरण, दूसरा में दे रखा है आर्द्रता, तीसरा में अवक्षेपण और फोर्थ में अवशिष्ट गैसें। तो डॉप्सन का जो यूनिट का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवशिष्ट गैस के लिए किया जाता है, अवशिष्ट गैस के मापन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, उद्योगों से उत्सर्जित गैसीय और उद्योगों से उत्सर्जित गैसीय और साथ ही कणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो पहले में दे रखा है साइक्लोन, दूसरे में दे रखा है स्प्रे टावर, तीसरे में दे रखा है डायनेमिक प्रोसिपिटेटर और फोर्थ में दे रखा है फैब्रिक फिल्टर। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 स्प्रे टावर। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। उद्योग से उत्सर्जित गैसीय और साथ ही कणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो स्प्रे टावर। क्वेश्चन नंबर 81, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर RSPM को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है ए ऑप्शन में PM2.5, 2 में दे रखा है PM10, 3 में दे रखा है PM12.5 और फोर्थ में दे रखा है PM15। तो ये क्वेश्चंस अलग ही टाइप का है, इसका तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है PM10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, रेड और ग्रे के बीच क्या संबंध है। ठीक है। रेड और ग्रे के बीच क्या संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन रेड एंड ग्रेज। तो ए ऑप्शन देखा, एक रेड बराबर एक ग्रे। ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 2 में एक रेड बराबर 0.01 ग्रे, थर्ड में दे रखा है एक रेड बराबर 10 ग्रे, फोर्थ में देखा एक रेड बराबर 0.1 ग्रे। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है यहाँ पर ऑप्शन 2 एक रेड बराबर 0.01 ग्रे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, मृदा सूचकांक सॉइलिंग इंडेक्स का सूचक है। ठीक है। किसका है ये? वायु प्रदूषण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निक्षालित तत्व निम्नलिखित में से किसका बहिस्त्राव है। ऑप्शन 1 सेप्टिक टैंक, ऑप्शन 2 स्वच्छ भू भरण, ऑप्शन 3 कंपोस्ट संयंत्र, ऑप्शन 4 वातित लेगुन। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है ऑप्शन 2 स्वच्छ भू भरण। क्वेश्चंस को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। निक्षालित तत्व निम्नलिखित में से किसका बहिस्त्राव है। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी का, शायद
कभी नाम सुना ही नहीं हो, ठीक है, तो उसको एक बार आप इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान डाइऑक्सिन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। डाइऑक्सिन, ऑप्शंस 1 इंसिनरेशन मतलब भस्मीकरण, दूसरा है कंपोस्टन, स्वच्छ भूभरण, और फोर्थ में जैव निषेचन बायो फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों भस्मीकरण के दौरान जो है डाइऑक्सीजन, ठीक है, का उत्सर्जन होता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 86, धाव पृथक्करण की एक प्रक्रिया है उपचारित आपन के धावन, और 2 में दे रखा है स्त्राव, 3 में दे रखा है आपंक उपचार, और 4th में दे रखा है निश्चंदन। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है ऑप्शंस 1। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया वो किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, और ये पेपर ऐसे ही होते हैं खतरनाक तरीके के, और सिलेक्शन भी ऐसा में ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, प्लास्टिक और रबर कचरे के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निपटान विधि अपनाई जा सकती है, ठीक है। ऑप्शंस 1 भस्मीकरण, ऑप्शन 2 उत्पाद अपघटन, ऑप्शन 3 कंपोस्टन, 4th में रखा है स्वच्छ भूभरण भूमि। तो दोस्तों प्लास्टिक और रबर के कचरे के निपटान के लिए कौन सी निपटान विधि अपनाई जा सकती है, तो उत्ताप अपघटन, पायरोलिसिस, ऑप्शन नंबर 2 इसका इन्होंने राइट आंसर माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, ताज़ा वाहित मल और पूतिक वाहित मल के अभिलक्षण क्रमशः और है। ताज़ा वाहित मल जो है और पूरित वाहित मल के अभिलक्षण क्रमशः है। तो यहाँ पर जो है इसका इन्होंने राइट आंसर माना है क्षारीय और अम्लीय, अल्काइन एंड एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 89, ग्रीज और वसा युक्त तेल वाले वाहित मल को किसमें निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन 1 ग्रीड कोस्ट, 2 में देखा डेट्रिस्ट टैंक, ऑप्शन 3 में देखा स्कीमिंग टैंक, और 4th में देखा है अवसादन टैंक। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है ऑप्शन 3 स्कीमिंग टैंक। क्वेश्चन नंबर 90, यदि किसी उद्योग का BOD 5 400 किलोग्राम प्रतिदिन निकाला जाता है तो जनसंख्या तुल्यता का मान कितना होगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 3750, 2 ऑप्शन दे रखा है 5000, 3 ऑप्शन दे रखा है 4000, 4th ऑप्शन दे रखा है 4750। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है 5000। क्वेश्चन नंबर 91, विमोचन स्लॉगिंग कहाँ पर घटित होता है। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है मंद स्त्रावी निश्चेंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सीवेज में किसके मापन के लिए इम्हाप शंकु का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है कुल टॉस, 2 ऑप्शंस में कुल कार्बनिक टॉस, 3 में रखा है निपटान योग्य टॉस, और 4th में अकार्बनिक टॉस। तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है निपटान योग्य टॉस। क्वेश्चन नंबर 93, सीवर इनवर्ट के स्तर की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है डंपी लेवल, बी में दे रखा है
बॉनिंग रॉड, 3 में देखा है थियोडोलाइट और 4th में है एबनी लेवल। तो इसका राइट आंसर है बॉनिंग रॉड। क्वेश्चन नंबर 94, सोडियम फ्लोरोएसीटेट एक अत्यंत विषैला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर है कृंतकनाशिका। सोडियम फ्लोरोएसीटेट जो है कृंतकनाशिका जो है अत्यंत विषैला वो है। क्वेश्चन नंबर 95, नुकीले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किस रंग के डस्टबिन में किया जाता है। दोस्तों जो नुकीले हो गए जैसे कि कांच हो गया, ठीक है, और सिरिंज हो गई, ठीक है, तो ये जो है हमेशा आपके वाइट बॉक्स जो होता है ना उसमें जाती है, ठीक है। काले में जो है साधारण बैठ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, पानी को चक्र के माध्यम से अपने संचलन के कई बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु के उपयोग के लिए निकाला जा सकता है। ऑप्शंस 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 जलीय, ऑप्शन 3 मौसमी, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 जलीय। पानी को चक्र के माध्यम से अपने संचलन के कई बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु के उपयोग के लिए निकाला जाता है, ठीक है, तो जलीय। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा सतही जल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखा है, उथले कुएं, ऑप्शन 2 गहरे कुएं, ऑप्शन 3 जलभरण जलाशय, ऑप्शन 4 झरने। ये अपनी किताब से हैजिट उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सतही जल का उदाहरण तो जलभरण जलाशय, जो सतह में जो जल भरा रहता है ना जलाशयों को, उसको अपन सतही जल कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा भूजल का एक उदाहरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इसमें से मतलब इन्हें जो जल का जो टॉपिक है, ठीक है, नल कूप ट्यूबवेल वगैरह जो है झरने वगैरह, उस टॉपिक में से देखो आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। और ये अगर नहीं भी पढ़े तब भी आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो, ठीक है, बिना पढ़े भी कर सकते हो। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन एक तरीके से। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है नलकूप, दूसरा है तालाब, तीसरा है झीलें और चौथा है नदियाँ। तो ये कह रहा है भूजल, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भूजल, मतलब भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में समझ नहीं आए तो ग्राउंड वाटर जो है नलकूप को कहते हैं अपन, ठीक है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तालाब का जो है ऊपरी जल होता है, झीलें जो होते हैं उनमें भी ऊपर ही होता है, नदियाँ जो होती हैं उनमें भी ऊपर ही होता है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 99, एक प्रकार का गहरा कुआं होता है जिसमें पानी भूजल स्तर से ऊपर उठ आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नलकूप, दूसरा है सोता कूप, तीसरा है आर्टिशियन कूप। इसको इन्होंने जो है यहाँ पे हिंदी में लिखा है, हिंदी में ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरे को भी नहीं आ रहा क्योंकि समझ में, ठीक है, क्योंकि हमने किताब जो है आर्टिशियन के नाम से ही पढ़ा है, ठीक है। और 4th है बावड़ी। तो एक प्रकार का मतलब आर्टिशियन कूप एक प्रकार का गहरा कुआं होता है जिसमें पानी भूजल स्तर से ऊपर उठाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपनी किताब से हैजिट उठाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, वह कुआं होता है जो सुरक्षित जल आपूर्ति प्रदान करने की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर स्थित, अच्छी तरह से निर्मित और संदूषण से सुरक्षित होता है। तो इसको अपन बोलते हैं स्वच्छता कूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपनी किताब से हैजिट उठाए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ, ठीक है। और अभी किताब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, ये किताब आप मांगना भी मत हो क्योंकि अभी 16 तारीख को एग्ज़ाम है। ये किताब आपको मिलेगी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, दिसंबर के बाद ही मिलेगी, जनवरी में नए साल पे, ठीक है, उसके बाद मतलब। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है। जल जनित रोग, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखा हेपेटाइटिस ए,
दूसरे में दे रखा है हेपेटाइटिस बी, तीसरे में दे रखा है डेंगू, चौथे में दे रखा एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जल जनित रोग जो है वह आपके हैं हेपेटाइटिस ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शंस बहुत ही शानदार जमाए उन्होंने, मतलब ऑप्शंस 1 ऑप्शन 2 कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, हैजिट क्वेश्चन आएंगे तो हेपेटाइटिस ए करना है। ठीक है, जल जनित रोग में वैसे तो जल जनित रोग बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही शानदार ऑप्शन है। ठीक है, कंफ्यूज करने वाले। क्वेश्चन नंबर 102, टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार रोग के उदाहरण है। ठीक है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार रोग के उदाहरण। ठीक है, तो टाइफाइड किससे होता है, बहुत सी बार बताया मैंने, काफ़ी जो भी वीडियो बनाने क्लियर डिटेल में बताया। ठीक है, टाइफाइड बुखार, ठीक है, ये जो है आपके जल जनित है। ठीक है, वाटरबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 103, पानी में की उपस्थिति उसमें जीवाणुओं, वाहित मल और पशु अपशिष्ट प्रदूषण की संभावना का संकेत है। पानी में अमोनिया की उपस्थिति उसमें जीवाणु, वाहित मल और पशु अपशिष्ट प्रदूषण की संभावना का संकेत है। ठीक है, तो अमोनिया, पानी में अमोनिया की उपस्थिति, समझ रहे हो, मतलब क्लोरीन, क्लोराइड और सोडियम। ठीक है, ये तो अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया जो है अगर ये पानी में उपस्थित मिलता है आपको तो समझ जाइए उसमें जीवाणु है या जीवाणु वाहित मल है या पशु अपशिष्ट प्रदूषण की संभावना हो सकती है अगर आपको पानी में अमोनिया की उपस्थिति नज़र आती है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, पानी में सड़े अंडे की गंध की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शंस 1 हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, दंत सही को रोकने के लिए कभी कभी पीने के पानी में लिक्विड में से क्या मिलाया जाता है। दोस्तों, अपनी किताब से हैजिट क्वेश्चन उठाया हुआ है, थोड़ी सी जो है इन्होंने यहाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है। ठीक है, दंत सहे मतलब जो दांत टूटते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो है पानी में क्या मिलाया जाता है। ठीक है, या किसकी कमी से, अपनी किताब में जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि इसकी कमी से मनुष्य में जो है दंत सहे देखा जाता है, तो वो फ्लोराइड है। पानी में फ्लोराइड का स्तर कितना होना चाहिए जिससे आपके दांतों का नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर घुमा के लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है फ्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, जल परीक्षण उपकरणों में से कौन सा सूचक विलयन प्रयुक्त होता है। जल परीक्षण उपकरणों में से कौन सा सूचक विलयन प्रयुक्त होता है। द इंडिकेटर सॉल्यूशन यूज्ड इन वाटर टेस्टिंग, तो इसका इन्होंने राइट आंसर माना है क्वेश्चन नंबर 106 का स्टार्च आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 107, क्लोरीन रोगजनक जीवाणु को मारता है लेकिन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु। ठीक है, स्पोर्स। ये क्वेश्चन जो है लैंग्वेज घुमा के दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, जल में बड़े निकायों को विसंक्रमित करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। तो जल के बड़े निकायों को विसंक्रमित करने के लिए जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका, क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 109, कुएं के पानी के विसंक्रमण के लिए क्लोरीन की मांग का अनुमान के द्वारा लगाया जाता है। कुएं के पानी के विसंक्रमण के लिए क्लोरीन की मांग का अनुमान। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड फॉर वेल वाटर डिसइंफेक्शंस इज डन बाय, तो इसमें आपका राइट आंसर है हॉरेक्स उपकरण या हॉरेक्स। क्वेश्चन नंबर 110, 2000 लीटर पानी को विसंक्रमित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है।
देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा बना करके दिया हुआ है, और ये जो आपने किताबें पढ़ी होगी डिप्लोमा वाली, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो है ना 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर पानी ही दिया हुआ है। तो वहाँ पर जो है वो किताब में मिस्टेक है, डिप्लोमा वाली में भी, ठीक है, और अपनी वाली में मिस्टेक है। और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2000 लीटर के लिए जो है ना 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो है ये 2000 लिख दिया, इसलिए जो है 5 ग्राम आएगा। अगर 1000 लीटर पानी होता, कितना, 1000 लीटर पानी, तो इसमें 2.5, ठीक है, 2.5 का जो है, यार बिंदी नहीं भरी, हाँ 2.5 ग्राम जो है 1000 लीटर पानी के लिए चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, और 2000 लीटर के लिए जो है ना 5 ग्राम चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 5 ग्राम। ये क्वेश्चन जो है हरियाणा में भी आया हुआ है, ठीक है, हैजिट पूछा गया हरियाणा में भी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान देने योग्य हैं, और अपनी किताब में भी जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा परीक्षण जल में मुक्त और संयुक्त क्लोरीन का सटीक निर्धारण करता है? कौन सा परीक्षण जल के मुक्त और संयुक्त क्लोरीन का सटीक निर्धारण करता है? तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमाई हुई है, ये क्वेश्चन अपनी किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोलिडाइन परीक्षण या टेस्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, अपशिष्ट जल के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली फिटकरी एक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है स्कंदक। फिटकरी जो है ना क्या है, एक स्कंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, स्लो सैंड फिल्टर में रेत तल की सतह पर पंकिल वर्दी को के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ZbWKwL। भाई पता नहीं क्या है ये हिंदी में, थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना इसको। स्लो सैंड फिल्टर में रेत की तल की सतह पर पंकिल वर्दी को के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये स्मूट जेडे के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, एक दूसरे के सम्मुख स्थित दरवाजे और खिड़कियां प्रदान करते हैं आर पार सवातन क्रॉस वेंटिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में हैजिट मिल जाएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 115, एग्जॉस्ट पाइपों द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित प्रदूषकों को कहा जाता है? एग्जॉस्ट पाइपों द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 116, वायु की शीतलन शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अपनी किताब में से हैजिट उठाए हुए क्वेश्चन से दोस्तों, ये जिसके भी पास हो ना देख लेना, आप किताब में हैजिट क्वेश्चन से ये, ठीक है। काटा थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक उदाहरण है? तो यह है एक्स किरणें, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, 5 रेड खुराक से कम की जैक प्रतिक्रिया क्या होगी? तो 5 रेड खुराक से कम की जैक प्रतिक्रिया क्या होगी? व्हाट विल बी द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ लेस देन 5 रेड डोज? तो इसमें आएगा कोई तत्काल दर से प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119, आसपास के औसत विकिरण, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। विकिरण
तापमान के प्रत्यक्ष मापन के लिए का उपयोग किया जाता है। आसपास के औसत विकिरक या विकिरण तापमान के प्रत्येक मापन के लिए का उपयोग किया जाता है आर्द्र बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड में दे रखा है मैक्सिमम थर्मामीटर, थर्ड में दे रखा है मिनिमम थर्मामीटर और फोर्थ में रहेगा ग्लोब थर्मामीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी किताब से हैजिट उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ग्लोब थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं है, 140 क्वेश्चन है इसमें। अरे बाप रे, 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का हैजिट क्वेश्चन है अपनी किताब का। देख लो किताब में से कितने क्वेश्चन मिले हुए हैं। गर्त विधि, रैंप विधि और क्षेत्र विधि की 3 विधियां हैं जिसका उपयोग ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए किया जाता है। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किताब से हैजिट उठाया है, नियंत्रित टिपिंग विधि का। ठीक है, गर्त विधि, रैंप विधि और क्षेत्र विधि की मतलब नियंत्रित टिपिंग की 3 विधियां हैं जिसका उपयोग ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए गठित संगठन ISWA का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शंस 1 इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एंड पब्लिक क्लीजिंग एसोसिएशन। ठीक है, ISWA का पूर्ण रूप स्वच्छता सेवाओं के सुधार के लिए गठित संगठन ISWA का पूर्ण रूप। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, गड्ढों, अनुपयोगी खदानों और मृत्तिका गर्तों को भरने के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान की किस विधि का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें किया जाता है एरिया मेथड या क्षेत्र विधि। गड्ढों, अनुपयोगी खदानों, ठीक है, या मृत्तिका गर्तों को भरने के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए किस विधि का, मतलब क्षेत्र विधि या एरिया विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, उचित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे से जैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब से हैजिट उठाया हुआ क्वेश्चन है पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 125, नगर पालिका के ठोस कचरे को उचित तापमान पर जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, ठोस अपशिष्ट निपटान की किस विधि में अपशिष्ट को मिट्टी में दबा दिया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में से हैजिट उठाया हुआ क्वेश्चन है भूभरण। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को जीवाणु द्वारा विघटित किया जा सकता है? वह है खाद्य अपशिष्ट, किताब में से हैजिट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 128, नगर पालिका के अपशिष्ट को काटने और फाड़ने की क्रिया कहलाती है? इज कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। तो इसको अपन बोलते हैं कर्तन, श्रेडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भैया। क्वेश्चन नंबर 129, अपशिष्टों विशेषकर मल की जोखिमपूर्ण स्थितियों के साथ मानव संपर्क की रोकथाम द्वारा स्वास्थ्यकारिता को बढ़ावा देने को कहा जाता है? इसको कहा जाता है सफाई, सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 130, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निपटान की एक जैविक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? वह है भूभरण, सॉरी ऑप्शन 7 में देगा चूर्षण, 2 में देगा कर्तन और 3 में देगा भूमिभरण, 4th में देगा कंपोस्टन। ठीक है, जैविक विधि पूछ रहा है ये। ठीक है, तो वो कौन सी है? कंपोस्टन। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किसे भस्मीकरण अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 1 पशु अपशिष्ट, ऑप्शन 2 राख, ऑप्शन 3 सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट, 4th रसायन। तो इसमें इसका राइट आंसर है राख।
क्वेश्चन नंबर 132, अवायवीय कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में बनने वाला निम्नलिखित में से वो कौन सा अंतिम उत्पाद है जो ऊर्जा का एक स्रोत भी है? तो इसका राइट आंसर है बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मलमूत्र के अनुचित निपटान के कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, शिविरों और अस्थायी उपयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सा शौचालय उपयोग किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में से हैजिट है और काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो बोरहोल। ये क्वेश्चन क्या है आपको आते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में क्या है, जैसे कि बोरवेल दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वेद छिद्र दे दिया तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना इनको वहाँ पर इंग्लिश में देखने की कोशिश करना आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, सीवरेज प्रणाली में बने खुले स्थान है, इन्हें उन स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ से सीवर की दिशा में बदलाव करना होता है। तो इसका राइट आंसर है मैनहोल। अभी रात के जो है ना 12:30 के आसपास बज रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस ही ना, एक भाई तो मुझे अभी 10 बजे कॉल किया। यार 10 बजे कौन सा टाइम है कॉल करने का? कॉल करने के लिए मैंने साफ साफ मना किया हुआ, किसी को कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे मैसेज करो, जब मैं मैसेज देखूंगा सीन करूँगा तो आपको रिप्लाई करूँगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने मैसेज किया मैंने सीन किया आप कॉल घुमा दो। भैया सामने वाले की भी प्राइवेसी है, उसको भी टाइम चाहिए। ठीक है, मैं रात की 12 बजे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना आप खाली होंगे, मैं आपकी तरह खाली नहीं हूँ दोस्तों, बहुत सारे काम है मेरे को, तो प्लीज़ डोंट कॉल मी। अगर ज़्यादा ही अर्जेंसी है आपको तो आप सिर्फ मैसेज करिए। मैंने 1000 बार ये चीज़ बोली है। ठीक है, बोलते हैं मैं मीणा हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, वो यार ऐसा मत बोला करो। ठीक है, मुझे अजीब सा लगता है। मेरे लिए सब समान है, चाहे वो मीणा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो SC से हो, चाहे वो ST से हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ठीक है, सब बराबर है मेरे लिए। को जलकोष्ठों के बेसिन के नीचे उन स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ से सतही अपशिष्ट जल नालियों में प्रवेश करता है। ए में रहेगा डग होल, दूसरा में मैन होल, थ्री में रखा है बोरवेल और फोर में रहेगा ट्रैप। तो इसका राइट आंसर है ट्रैप को जलकोष्ठों के बेसिन के नीचे उन स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ से सतही अपशिष्ट जल नालियों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में से हैजिट उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, किसी समुदाय का वह अपशिष्ट जल जिसमें ठोस और तरल मलमूत्र होता है कहलाता है वाहित मल। क्या कहलाता है? वाहित मल। और ये वाहित मल नहीं आएगा आपके वहाँ, ये सीवेज लिखा आएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जो है ना सीवेज लिख देते हैं। ठीक है, और ये वाहित मल लिख दिया तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 138, रसोई घर और स्नान घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं हरियाणा में भी पूछा गया है। ठीक है, और उसके अलावा जो है मैंने मतलब मेरा ज़िंदगी का कितना एक्सपीरियंस है ना हेल्थ इंस्पेक्टर का पेपर का, तो मेरे को आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है ना ऐसे मतलब मुख्य जवानी याद है अभी भी कि ये क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में कहाँ पूछा गया है। मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं किताब नहीं भी पढ़ता हूँ ना और मैं पेपर उठ करके भी दे करके आता था वो तो आग मीच के एक बार में बिना देखे ऐसे ही मतलब बिल्कुल सोचता नहीं हूँ, ऐसे टिक कर देता हूँ तुरंत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, DSS में वगैरह में इनमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपको वही सुलेज, रसोई घर का जो कचरा होता है ना स्नान घर का, वो सुलेज कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, प्राथमिक अवसादन टैंक में जमा होने वाली कार्बनिक पदार्थ को कहा जाता है। तो इसको क्या कहलाता है? प्राथमिक अवसादन टैंक में। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैटर विच सेटल डाउन इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? आपंग या सुलेज। ठीक है, इसको भी जो है सुलेज ही बोलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस, अरे बाप रे ये लास्ट नहीं भाई मर गए। मतलब कितने मिनट का वीडियो बना ला यार, 44 मिनट का तो हो गया, 160 क्वेश्चन है इसमें।
ठीक है। यह है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन की ऑक्सी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 141। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस और आंसर पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, निम्नलिखित में से क्या कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की अनोक्सी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो यह है मीथेन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, जनरल साइंस के हिसाब से भी काफ़ी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 142, मानवों द्वारा बाल्टी से मल निष्कासन करना कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं? मलवाहन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बोरहोल शौचालय और डग होल शौचालय में संग्रहित मल को उपचारित कर हानिरहित द्रव्यमान में परिवर्तित करता है? तो यह है अवायुजीवी पाचन, एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा जल सील शौचालय होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में से हाजी उठाए हुए क्वेश्चन से, RCA, ठीक है, सॉरी PRAI, ठीक है, जल सील शौचालय, ठीक है, PRAI प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 का अर्थ रोगजनकों को निष्क्रिय करना या मारना है? विसंक्रमण का अर्थ जो है रोगजनकों को निष्क्रिय या मारना है। क्वेश्चन नंबर 146, मल कचरे आदि को अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा करने या कुंडों और गड्ढों में उसका निपटान करने की प्रणाली को कहा जाता है मलवाहन प्रणाली। दोस्तों इस पेपर में जो है ना आपके ये हो गए कितने, 140 क्वेश्चन है शायद ही टोटल, ठीक है। तो बहुत होते हैं 140 के आसपास, 65 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था अपन ने, ठीक है, और ये चल रहा है 147, तो 140 के आसपास है शायद ये, ठीक है। और 140 क्वेश्चन में तो जो है ना आपके DGHS वाले कितने क्वेश्चन 60 पूछ रहे हैं ना, तो 2 पेपर से ज़्यादा हो जाएंगे। पेंट और डाई उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल में हानिकारक होते हैं रसायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, ब्लीचिंग पाउडर के अच्छे नमूने में उपलब्ध या मुक्त क्लोरीन प्रतिशत होता है? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना भाई साहब, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, 33, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में अच्छे नमूने में उपलब्ध या मुक्त क्लोरीन जो है 33% होना आवश्यक है। ये HSSC में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने, मैं बता देता हूँ, 10 एग्जाम दिए ना, तो ये लगभग 6 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 149, ह्यूमस में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 150, DDT का पूर्ण रूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी किताब में आपको हैजेट मिल जाएगा ये, ठीक, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो एथेन। क्वेश्चन नंबर 151, पेरिस ग्रीन और सोडियम फ्लोराइड को कीटनाशकों के समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जठर विष। पेरिस ग्रीन जो है और सोडियम क्लोराइड को कीटनाशकों के जठर विष समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये घुमा करके दिए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक प्राकृतिक मूल का है? तो वह है आपका यहाँ पर पायरेथ्रम, ठीक है, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षी। क्वेश्चन नंबर, अरे बाप रे मर गया, ये तो जाना कहाँ ले रहा है।
भाई 200 क्वेश्चन है, मर गया। 65 यार, 200 से भी ज़्यादा लग रहे हैं, क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। दो 203 क्वेश्चन दिखा रहा है यार। दोस्तों इस पेपर में जो है 200 से ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अपन जो है 160 तक के करेंगे। बाकी की जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो कल शाम तक आ जाएगा। ये आप मॉर्निंग में देखेंगे इसको 7 बजे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 153। किसी उत्पाद को जीवाणु बीजाणु सहित सभी प्रकार के जीवनक्षम सूक्ष्म जीवों के से मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली वैध प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें आएगा स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। मलमूत्र और उल्टी का विसंक्रमण समवर्ती विसंक्रमण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस फॉर समवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। विसंक्रमित जो 15 lbs वर्ग इंच दाब के तहत 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं कहलाते हैं। इसको अपन बोलते हैं ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग कमरे के विसंक्रमण में धूम्रीकरण के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन जो है अपनी किताब से हैजिट उठाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट स्प्रे की प्रभावशीलता की औसत अवधि सबसे अधिक होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर है DDT। इसकी फुल फॉर्म भी अभी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। संक्रामक अपशिष्ट में मौजूद रोगाणु रंधित त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलता है। तो संक्रामक अपशिष्ट में मौजूद रोगाणु रंधित त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस मार्ग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैल सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा हेपेटाइटिस B। क्वेश्चन नंबर 159। अस्पताल से निकलने वाले निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को रासायनिक विसंक्रमण विधि द्वारा विसंक्रमित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका राइट आंसर है उच्छेदित अंग। और ये इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। बाकी की जो इसके क्वेश्चंस है, ठीक है, 161 से लेकर के 200 तक के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अविषालु पदार्थों के सतही जल में जाने के जोखिम को कम करने के लिए निपटान से पहले अपशिष्ट को सीमेंट और अन्य पदार्थों के साथ मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको अपन बोलते हैं निष्क्रियण। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है ये 161 हैं, ये करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपन जो नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।
सो मच। वीडियो को शेयर भी करते रहिए सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप।